नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। मुंबई धमाकों में सजा का ऐलान, 5 दोषियों को सजा मौत, 7 को उम्र कैद। 2006 में सिलसिलेवार बम धमाकों में हुई 189 की। समुद्री सुरक्षा पर भारत, अमेरिका और जापान में सहमति, तीनों देश मिलकर करेंगे काम। भारत ने मांगी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन में सदस्यता। नौसेना के बेड़े में शामिल जंगी जहाज INS कोच्चि आधुनिक रडार और मिसाइलों से लैस। 15 वर्षों में नौसेना को स्वदेशी तकनीक से लैस करने का लक्ष्य। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों का केंद्र पर दखल का आरोप। दिल्ली में एक समारोह में जुटे मुख्यमंत्री, बीजेपी का इनकार। दक्षिण चीन में सिलसिलेवार बम धमाके, कई लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। धमाकों में पार्सल बम का इस्तेमाल। और आइए देखते हैं पहली खबर। भारत, अमेरिका और जापान समुद्री सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की कल न्यूयॉर्क में पहली त्रिपक्षीय बैठक पर इस पर सहमति बनी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत को जल्द एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन की सदस्यता देने की भी अपील की। न्यूयॉर्क में भारत, अमेरिका और जापान के विदेश मंत्रियों ने आपसी हित के कई मसलों पर चर्चा की। सबसे बड़ा मुद्दा दक्षिण चीन सागर में परिवहन की आजादी का था। तीनों देशों का मानना था कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में उनके हित जुड़े हुए हैं, इसलिए समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करना होगा। We have always supported the freedom of navigation in international waters, the right of passage and overflight, unimpeded commerce and access to resources in accordance with principles of international law, including the 1982 UNCLOS. Foreign policy as economics and economics as foreign policy, and all of East Asia as an area of enormous economic growth and also a place of challenge for some other issues of security. तीनों देशों ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में आसियान की भूमिका अहम है। विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर एक विशेषज्ञ समूह का भी गठन किया है। We see a strong connect between our discussions today and India's Act East policy. It is in this strategic context that India seeks an early membership of APEC. 日米、日印、米印、こうした二国間関係のみならず、インド太平洋地域のこの安定と繁栄にとって極めて重要な意義を持ちます。इन तीनों देशों में दुनिया की 1/4 आबादी रहती है। वैश्विक उत्पादन में भी उनका हिस्सा इतना ही है। तीनों देश इस साल एक साथ मालाबार युद्धाभ्यास में भी हिस्सा ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और एक नजर डालते हैं कि क्या है आखिर दक्षिण चीन सागर विवाद। दक्षिण चीन सागर पर कई देशों का दावा दरअसल इसके रणनीतिक महत्व से जुड़ा है। ये इलाका कई छोटे छोटे द्वीपों से बना है, जहां शायद ही कोई रहता हो, लेकिन इसका महत्व इससे बढ़ जाता है कि ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। दुनिया के करीब आधे मालवाहक जहाज यहीं से गुजरते हैं। ये इलाका खनिज संपदा से भी भरा है। चीन इस इलाके के अधिकतर हिस्से पर दावा जताता है। वियतनाम उसके दावे से सहमत नहीं है। वियतनाम का कहना है कि 1940 से पहले चीन ने कभी इस पर दावा नहीं जताया। वियतनाम 17वीं सदी से इसे अपना इलाका बताता रहा है। चीन और वियतनाम के अलावा फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई भी इस पर दावा जताते हैं। चीन को छोड़कर बाकी सभी देश इसे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से सुलझाना चाहते हैं। भारत, अमेरिका और जापान भी चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से इस विवाद का हल निकलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए द हिंदू से वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुहासिनी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से बैठक हुई है, आपको लगता है कि साउथ चाइना सी को लेकर जो एक मैं कहूँ कि कई लोगों को बड़ी दिक्कत रही है और एक ग्रुप के जरिए शायद मैं कहूँ कि उसको समाधान को टटोलने, उसको तलाशने की कवायद एक तरीके से है ये। बिल्कुल कविंद्र जी, जैसे आप कह रहे हैं कि इन तीनों देशों ने एक साथ
बैठकर इस तरह की वार्ता कभी नहीं की है। हालांकि सेक्रेटरी लेवल पे, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे ये 3 देश एक साथ हुए हैं, लेकिन मंत्री स्तर पे ये पहली ऐसी मुलाकात है। और इस तरह का जो स्टेटमेंट आया है इन तीनों देशों से, उसमें किसी को कोई मतलब डाउट नहीं होनी चाहिए कि किसकी तरफ इशारा है, क्योंकि ये साउथ चाइना सी के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे बहुत स्पेसिफिकली इसमें बातचीत हुई है। तो मुझे लगता है कि जो भारत, जापान और यूएस के बीच में आज जो हमने स्टेटमेंट देखा है, और अगर आप इसको उसके साथ पढ़ें जो प्रेसिडेंट ओबामा और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जनवरी में साइन किया था, एक मैरीटाइम कोऑपरेशन एग्रीमेंट, तो इसका जो मकसद है बिल्कुल चीन की तरफ है। चीन को कहने के लिए कि यहाँ पर अगर आप हमें आज़ादी नहीं देंगे तो हम एकजुट हैं आपके खिलाफ। और बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से मोदी और ओबामा साहब का जब इससे पहले का जो था ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ तो उसमें इसका जिक्र था, यानी कि साफ तौर पर सुहासिनी ये कहें कि अब जो एक बड़ी चिंता रही है उसको एक ग्रुप के जरिए, यानी कि प्रेशर टैक्टिक्स यहाँ पर दिख रही है, लेकिन संभावना किस तरीके की देखती हैं? क्या वाकई ये काम करता हुआ नजर आएगा अगले कुछ वर्षों में, या फिर इसके कुछ और मायने भी हैं? देखिए, काम करने की जो बात है ये बिल्कुल चीन और भारत के द्विपक्षीय रिलेशनशिप में, उनके डायलॉग पे, उनकी वार्ता पे निर्भर है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में हमने पिछले साल में काफ़ी तनाव देखे हैं। और इसी वजह से भारत अब देख रहा है कि ना सिर्फ अपने सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन साउथ चाइना सी तक वो अपने इंटरेस्ट को चीन से सुरक्षित करना चाहता है। दक्षिण चीन सागर में जैसे भारत के ऑयल के इंटरेस्ट है, भारत के कुछ नेविगेशन के इंटरेस्ट हैं, तो उसके लिए उनको सुरक्षित करने के लिए भारत ने ये कदम अपनाया है। कि हालांकि पहले अगर आप देख रहे थे कि पहले भारत इस तरह के ग्रुपिंग से हटता रहा है। 2007 में जब एक ऐसा मलाबार टाइप का ये 3 देशों का एक एक्सरसाइज का प्लान था, तब भी चीन ने इतराज किया था और उसके बाद हमने इस तरह की एक्सरसाइज नहीं देखी थी। क्वाड्रिलैटरल जो ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें लाता है, उसके खिलाफ भारत रहा है। भारत ने कहा है कि हम ऐसा कोई फोरम नहीं बनाना चाहते हैं जो चीन के खिलाफ हो। लेकिन जो पिछले साल में हमने देखा है, जिस तरह से तनाव बढ़े हैं दोनों देशों के बीच में, सब कॉन्टिनेंट में भी, साउथ चाइना सी अब इसका एक अंग बन गया है। आई थिंक उसकी वजह से हम इस तरह के ट्राइलैटरल देख रहे हैं आज। और ये बदलती हुई रणनीति दिख रही है सुहासिनी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पहले इस तरह की ग्रुपिंग से भारत हमेशा न सिर्फ खुद को दूर रखता था, ना कि उसका समर्थन करता था, लेकिन अब मैं कहूँ कि पिछले करीब 12 से 16 महीनों में काफ़ी बदलाव दिख रहा है रणनीति में। भारत लगातार एग्रेसिव तरीके से न सिर्फ बैठकों का आयोजन कर रहा है, बल्कि उसमें शामिल होकर एजेंडे को आगे ले जाने की कोशिश में है। किस तरीके से फिर चीन के साथ रिश्ते होंगे, और क्या ये वाकई भारत के नज़रिए से या भारत के लिहाज से चीन पर एक दबाव बढ़ाने का तरीका भी आप देखती हैं? बिल्कुल, और आप अगर देखेंगे चीन भी अपने ही इंटरेस्ट से घिरा हुआ है। एक तो चीन के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जहाँ पे स्लो डाउन, रिसेशन का माहौल है, वहाँ पर चीन अपना इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बढ़ाना चाहता है भारत के साथ। इसके अलावा चीन ने अब ये $40 बिलियन का जो वन बेल्ट वन रोड, जो ओल्ड सिल्क रूट के रास्ते पे जो बनाना चाहते हैं, उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया है। और इसमें भी भारत को वो चाहेगा कि भारत अपने उनके साथ आए। हालांकि भारत ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि ये क्या इनके एक अंग बनेगा इस प्रोजेक्ट का। तो मुझे लगता है कि अगर भारत अपनी नाराजगी इस तरह से जता रहा है तो चीन पे भी कुछ प्रभाव होगा उसका। सुहासिनी, का आखिरी सवाल, अमेरिका का जिस तरीके से सहयोग हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में, खासतौर पर पिछले 1 साल 12 महीने के दरमियान बदलता दिखा, और कई ऐसे मसलों को लेकर उस तरह का खुला सपोर्ट पहले नजर नहीं आता था जो कि आप दिखता है। इसके पीछे किस तरह की रणनीति आप देख रही हैं? कविंद्र, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, किसकी तरफ सपोर्ट, किसकी बात? जिस तरीके से इस तरह के मसलों पर जब भारत या पहले इस तरह से चर्चा की शुरुआत होती थी तो शायद अमेरिकन सपोर्ट उस तरह का नहीं था जो कि अब दिख रहा है, यानी कि वहां पर भी मैं कहूं कि पोजीशनिंग और उनकी रणनीति काफी ज्यादा पहले से अलग है अब। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे इसी दौरान हमने जो देखा है, भारत और यूएस के बीच में जो संबंध गहरे हुए हैं,
आई थिंक यूएस को भी लगा है कि भारत अब उनकी रणनीति का एक पार्ट बन गया है, और जो उन्होंने कहा है अपने द्विपक्षीय वार्ता में भी अब कि भारत हर तरह से यूएस के साथ है। मुझे लगता है कि इस तरह की गहराई हमने पहले देखी नहीं है, और इसमें ये भी बन जाता है कि यूएस भारत को एक अंग देखता है अपने चीन के साथ भी रणनीति में। लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो दो ग्लोबल राइवल्स जो बन रहे हैं अभी यूएस और चीन बन रहे हैं, लेकिन कुछ इश्यूज पे, जैसे हमने क्लाइमेट चेंज पे देखा है, दूसरे भी इश्यूज पे देखा है, ये दो राइवल्स भी बहुत करीब आ सकते हैं। इकोनॉमिक संबंध जो इन दोनों के बीच में है बहुत ही गहरे हैं, और चीन यूएस के $3 ट्रिलियन के करीब डेट को रखता है। तो भारत को अपने निजी इंटरेस्ट को देखते हुए इन दोनों देशों के साथ काम करना होगा। सुहासिनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। नेपाल में खड़ा हुआ नया संकट। भारत नेपाल सीमा पर सील, जरूरी सामानों की भारी कमी। क्या है इस संकट की सच्चाई और क्या है संभावित हल? देखिए देश देशांतर, नेपाल का संकट, रात 8:30 बजे। – 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन में हुए सिलसिलेवार बम धमाका मामले में आज मकोका अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने 12 आरोपियों में से 5 को फांसी जबकि बाकी 7 को उम्र कैद की सजा दी। इन धमाकों में 189 लोगों की मौत हुई थी। 9 साल के लंबे इंतजार के बाद बुधवार को मुंबई लोकल ट्रेनों में बम धमाके मामले में फैसला आ गया। अदालत ने बम धमाकों में दोषी 12 लोगों में से 5 को सजाए मौत सुनाई, जबकि बाकी 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई। मामले की जांच करने वाले मुंबई एटीएस के पूर्व प्रमुख केपीएस रघुवंशी ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया है। इसमें जो 5 लोग हैं जो प्लांटर थे उनको फांसी की सजा दी गई है, और बाकी लोगों को अलग अलग सेक्शन के तहत कॉन्स्पिरेसी, अलग अलग आईपीसी सेक्शन, एक्सप्लोजिव एक्ट, मकोका, इसके तहत जन्म ठेप की शिक्षा मिली है। इससे मेरी पूरी एटीएस की टीम जो उस समय इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे, उनके इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट ने फाइनली ठप्पा लगा दिया है। इधर बचाव पक्ष के वकील शरीफ शेख ने कहा कि वो फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेंगे। उन्होंने कहा कि अदालत ने एटीएस के प्लांट किए सबूतों की ठीक तरह से जांच नहीं की। But the evidence, the appreciation of evidence is not proper, and will challenge the order in the High Court. And my team is 100% sure that we'll get an acquittal, not the question of the death sentence. All the innocent boy will get an acquittal. मुंबई में 11 जुलाई 2006 को कई लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाके हुए। इसमें 189 लोग मारे गए थे और 800 से ज्यादा घायल हुए थे। ये धमाके उपनगरीय ट्रेनों के पहले दर्जे के डिब्बों में रखे गए प्रेशर कुकर बम से किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में आज केंद्र राज्य रिलेशनशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों ने भी शिरकत की। दिल्ली में केंद्र राज्य रिलेशनशिप कॉन्क्लेव की मेजबानी कर रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निशाने पर केंद्र सरकार रही। उन्होंने कहा कि केंद्र का हस्तक्षेप सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। 23 साल हो गए, 23 साल में किसी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली के किसी भी मुख्यमंत्री के किसी भी ऑर्डर को नल एंड वॉइड नहीं किया। पहली बार जब से हमारी सरकार बनी है 14 फरवरी को, तब से लेके आज तक हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कम से कम मेरे 30 ऑर्डर नल एंड वॉइड कर दिए। सम्मेलन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने भी अपने अपने विचार रखे। चीफ मिनिस्टर को पता नहीं है, गवर्नर खुद लेटर लिखता है होम मिनिस्ट्री को कि आप सेंट्रल पुलिस फोर्स दो एक म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में। वहीं बीजेपी ने इस सम्मेलन पर सवाल उठाए हैं।
आरोप लगाने की तो राजनीति कर रहे हैं वो। अगर विकास कर रहे होते तो ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। 7 महीने से आरोप ही लगा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी व्यस्तता के चलते चिट्ठी भेजकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं मिजोरम और पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने भी चिट्ठी भेजकर इस सम्मेलन का समर्थन किया। केंद्र के खिलाफ अपनी इस लड़ाई में अब तक केजरीवाल खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, लेकिन अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा कर केजरीवाल की ये लड़ाई अब दिल्ली तक सीमित न रहकर केंद्र के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी में लग रही है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। जंगी पोत INS कोची आज नौसेना में शामिल हो गया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज मुंबई में से नौसेना के बेड़े में शामिल किया। INS कोची कोलकाता कैटेगरी का दूसरा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नौसेना अगले 15 साल के लिए स्वदेशी योजना का एक खाका उसने तैयार किया है और अगले 5 साल में मिसाइल प्रौद्योगिकी में भी बड़े स्तर पर स्वदेशीकरण होगा। मुंबई में INS कोच्चि के समुद्र में उतरते ही नौसेना के बेड़े में एक और स्वदेशी जंगी पोत शामिल हो गया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इसे नौसेना को सौंपा। 7,500 टन वजनी INS कोच्चि 164 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है। 4 गैस टरबाइन से लैस ये पोत 30 नॉट तक की रफ्तार पकड़ सकता है। इस जंगी पोत पर करीब 40 अधिकारी और चालक दल के 350 सदस्य सवार हो सकते हैं। As he says, 90% तक इंडिजिनाइजेशन हुआ है। मतलब जहाज बनाने की तरीका, उसका कंट्रोल, उसकी सभी रडार सिस्टम्स इसमें 90% है। लेकिन फायर पावर जो होती है, जिसमें मिसाइल्स रहते हैं, हमारे पीछे ही है। यहाँ आप देख रहे हैं, गन देख रहे हैं, उसके पीछे मिसाइल सिस्टम्स है, टॉर्पेडो सिस्टम्स है। ये सिस्टम में मिक्स्ड सक्सेस है। दुश्मनों के रडार को चकमा देने में पूरी तरह सक्षम इस जंगी जहाज में सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर, सोनार और एंटी सरफेस गन लगी हैं। इसे ट्यूब टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट से लैस किया गया है। पनडुब्बी रोधी तकनीक और 3D रडार इसे अपनी सीरीज के दूसरे युद्धपोतों से बेहतर बनाता है। It is equipped with the state-of-the-art weapons and sensors, some of which have been developed by the DRDO and manufactured in the country by our public and private sector industry. इस सीरीज का पहला युद्धपोत INS कोलकाता को पिछले साल अगस्त में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। वहीं तीसरा युद्धपोत अगले साल के आखिरी तक नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। आधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस ये युद्धपोत किसी भी तरह के हमले से निपटने में सक्षम है और समुद्री सीमा की सुरक्षा चाक चौबंद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पटेल समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले हार्दिक पटेल ने आज अखिल भारतीय पटेल नवनिर्माण सेना संगठन बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो आंदोलन को पूरे देश में ले जाएंगे। वो पटेल समेत दूसरी जातियों के आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। हार्दिक पटेल ने कहा कि वो दिल्ली के रामलीला मैदान के साथ बिहार में भी 5 रैलियां करेंगे। इस पटेल नवनिर्माण सेना का मकसद है 27 करोड़ कुर्मी पटेल गुज्जर मजराठा को एकजुट करना और देश को नवनिर्माण बनाना। लड़ेंगे और जो भी समाज को जरूरत होगी उन सभी समाज के लिए काम करेंगे। और आरक्षण जिसको मिला उन पर समीक्षा होनी चाहिए, उनका विकास कैसे कर पाए, और मैं जाति आधारित आरक्षण मुद्दे पर ही बात करूंगा। मध्य प्रदेश के करीब 50 मजदूर पिछले 10 दिन से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। इनका आरोप है कि एक बिल्डर ने इन्हें बंधुआ मजदूर बनाया। पिछले 3 महीने में इन लोगों की मजदूरी भी नहीं मिली। साथ ही इनके आरोप हैं कि हरियाणा सरकार ने बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। स्वयंसेवी संस्था बंधुआ मुक्ति मोर्चा अब इनकी मदद कर रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास भी इस मामले की शिकायत की गई। ये तो सीधा सीधा ट्रैफिकिंग है, जबरदस्ती किसी से काम लेना। और ऐसे मजदूरों को जो फोर्स लेबर है और जिनको उन्होंने रिक्रूट किया है, तो सीधा सीधा अहलूवालिया कंपनी के मालिक के ऊपर भी वो भी कटघरे में खड़े होते हैं। परंतु यहाँ कोई मालिक न कोई सरकार का बंदा इन मजदूरों के लिए, जो कि समाज का सबसे अंतिम तबका है, इतने दिन से ये अपने यहाँ रोना रो रहे हैं, पर कोई व्यक्ति आके इनको सरकार का नहीं पूछ रहा है। आगरा के एक प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील खाने पर बच्चे बीमार हो गए। घटना खैरागढ़ इलाके की है, जहाँ पर मिड डे मील में दूध पीने के बाद करीब 100 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद इन बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत होने के चलते
2 दर्जन से ज़्यादा बच्चों को मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर किया गया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बच्चे मिड डे मील खाकर बीमार हुए हैं। कृष्णा नदी के जल बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट 15 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई करेगा। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ने अलग अलग याचिकाएं दायर कर रखी हैं। तेलंगाना ने मांग की है कि जल बंटवारे में उसे आंध्र प्रदेश से अलग राज्य माना जाए। तेलंगाना ने सभी राज्यों का कोटा फिर से तय करने की मांग भी की है। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नागरिक अधिकारों के हनन का कड़ा विरोध किया है। इस मसले पर कांग्रेस ने भी सरकार का साथ दिया है। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसके बाद पाकिस्तान पर अधिकृत कश्मीर में आंदोलन को कुचलने के आरोप लगे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों पर पुलिस की बर्बरता का नया वीडियो सामने आने पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कभी भी लोकतंत्र नहीं रहा। ये एक प्रकार का आई ओपनर है, ना सारे विश्व के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर प्रदेश के निवासियों के लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए जिनका जम्मू कश्मीर के साथ स्टेक। आपको याद होगा कुछ साल पहले कश्मीर में भयंकर भूकंप आया था। अमन सेतु टूटने से तब पाक अधिकृत कश्मीर के कुछ लोग इधर ही रह गए। इन्हीं में से एक मुदस्सर ने कहा था कि भारतीय कश्मीर की जो तस्वीर उन्हें बताई गई, इससे यहाँ के हालात पूरी तरह से अलग हैं। मुझे पता था ना, मेरा जो आइडिया था, जो गैस था, वो यहाँ आने से पहले तो वो बिल्कुल हट के था, यहाँ से बिल्कुल हट के नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ आर्मी भी है, मिलिटेंसी भी है। मतलब अगर दिल्ली से कंपेयर करें तो 40-50 साल ये पीछे होंगे लोग। काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी, जहाँ घूमना फिरना किसी को पता नहीं, कभी वो आर्मी के हाथों मारे गए या फिर मिलिटेंट के हाथों मारे गए। मगर यहाँ देखने के बाद काफ़ी हद तक ज़रा पता चल रहा है कि नहीं, उस तरह की बात नहीं है जिस तरह की हम सोचते थे। कांग्रेस ने भी कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई है। अब सच्चाई सामने आ रही है, विश्व के सामने आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि विश्व इस पर अब ध्यान देगा और जब पाकिस्तान कुछ भी कहता है भारत के बारे में तो इस बात को ध्यान में रखेगा। जून में गिलगित बाल्टिस्तान के चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें भी सामने आई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल में नए संविधान का विरोध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस बीच पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने नेपाल के ताज़ा हालात पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री से दखल की मांग की। वहीं नेपाल के वाणिज्य मंत्री ने कहा कि मौजूदा संकट का असर दोनों देशों के रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। नेपाल में नए संविधान का विरोध थमता नजर नहीं आ रहा। तराई इलाके में बुधवार को लोग उस वक्त हिंसा पर उतारू हो गए जब नेपाल सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। इस दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग भी कोऑर्डिनेट करेंगे और जिसको पकड़े उसको छुड़वाएंगे। नहीं छुड़वाते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में उतार के जो है प्रशासन को बंदी बनाएंगे हम लोग। अब इधर विरोध प्रदर्शन के चलते नेपाल में रोजमर्रा की चीजों की भारी किल्लत होती जा रही है। इंडिया से कुछ माल नहीं आता है, नेपाल सब ऐसे होता है। हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। काठमांडू में उधर कोई माल वाल नहीं जा रहा है। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी नेपाल के हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की बात कही है। नेपाल का ये सो कॉल्ड ब्लॉकेड जो है वो रुके, जो सप्लाई के ट्रक्स हैं वो नेपाल में जाएं और एक जो विकट परिस्थिति नेपाल की जनता के लिए पैदा हुई है वो तत्काल दूर हो। नेपाल के संविधान को लेकर जो मुद्दे उठे हैं उसके बारे में निश्चित रूप से एक पड़ोसी देश होने के चलते हमारी चिंता है। इस बीच नेपाल के वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि मौजूदा संकट का असर भारत के साथ रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। We've got trade with all the countries, especially with South Asia, and with India we have more trade because we share the large volume of trade, portion with India, and it will continue to happen that way because reality is reality. नेपाल सरकार ने केबल ऑपरेटरों को भारतीय टीवी चैनलों का प्रसारण जारी रखने का निर्देश दिया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए एक समिति भी गठित की है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। दक्षिण चीन के गुआंशी में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। धमाका 2 घंटे के भीतर हुआ जिसमें करीब 15 धमाके हुए और हमलावरों ने अलग अलग ठिकानों पर पार्सल बम रखे थे। हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली।
और अब एक नजर देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर संक्षेप में। 2G मामले की जांच कर रही विशेष टीम ने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की विजिटर डायरी मांगी है। इस डायरी में उन लोगों के नाम दर्ज हैं जो 2G मामले की जांच के दौरान सीबीआई निदेशक से मिले थे। बीफ बैन से जुड़ी जम्मू कश्मीर सरकार की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने शांति व्यवस्था भंग होने का हवाला देकर राज्य में गोहत्या और गोमांस की बिक्री पर रोक लगा रखी है। खर्चों का हिसाब नहीं देने की वजह से चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के 14 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द कर दी है। चुनाव आयोग ने इससे पहले पीए संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी की मान्यता रद्द कर दी थी, लेकिन बाद में 1 जुलाई को आय व्यय का हिसाब देने पर इसकी मान्यता बहाल कर दी गई थी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने खुद पर लगे आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में दाखिल याचिका वापस ले ली है। वीरभद्र सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल इस याचिका में एफआईआर की कॉपी मांगी थी। गोवा के चर्चित लुइस बर्जर घूसकांड मामले में सीआईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, पूर्व मंत्री चर्चिल अलेमाओ और प्रोजेक्टर आनंद वाचासुंदर के नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी है। इन सभी लोगों पर गोवा में जल परियोजना को मंजूरी देने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मीट कारोबारी मोइन कुरैशी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। निदेशालय का कहना है कि मोइन अवैध तरीके से दुबई के रास्ते यूरोपीय देशों में पैसा भेजता है। आयकर विभाग मोइन के बैंक लॉकरों से करोड़ों रुपए बरामद कर चुका है। दिग्गज फिल्म निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की आज जयंती है। फिल्मों के जरिए जिंदगी के फलसफों को कहने वाले ऋषिकेश मुखर्जी ने कई शानदार फिल्मों का निर्देशन किया। गोलमाल, बुढ़ा मिल गया, नरम गरम, चुपके चुपके उनकी बेहतरीन फिल्में रहीं। अमेरिका के जॉर्जिया में 70 साल बाद पहली बार किसी महिला को मौत की सजा दी गई। केली गिजेंडेनर नाम की इस महिला को 1997 में अपने पति की हत्या का दोषी पाया गया था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केली की दया याचिका खारिज कर दी थी। दुजुआन तूफान के चलते पूर्वी चीन के कई राज्य बाढ़ की मार झेल रहे हैं। भीषण बाढ़ के मद्देनजर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। करीब 3 लाख लोग इस तूफान से प्रभावित हुए हैं। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम अगले साल रियो ओलंपिक के बाद संन्यास ले लेंगी। नेपाली गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में मैरीकॉम ने ये बात कही। और बुलेटिन के आखिर में एक ऐसी खबर, एक ऐसी तस्वीर जो कुछ पल के लिए आपको रोक सकती है, रोमांच खड़ा कर सकती है, लेकिन इस तस्वीर के साथ जुड़े हैं कई सवाल। छोड़ जाते हैं इसी के साथ, फिलहाल भी इतना ही। राजस्थान के राजसमंद में मटकी से पानी पीना इस तेंदुए को भारी पड़ गया। इन जनाब की प्यास तो बुझ गई, लेकिन जान के लाले पड़ गए। सर मटकी में और बचाने के लिए दूर दूर तक कोई नहीं। तेंदुए के सिर से मटकी निकालने का जोखिम कौन ले भला, लिहाजा 2 घंटे तक ये तेंदुआ ऐसे ही मशक्कत करता रहा। गांव वालों ने वन विभाग को खबर दी तो बेहोश करके तेंदुए का सर मटकी से निकाला गया। जंगल के इस खतरनाक जानवर की बेचारगी भले ही देखने वालों के लिए हैरानी और तमाशा हो, घटते जंगलों और प्राकृतिक संपदा के दोहन की एक भयानक तस्वीर पेश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी,